आ गया वो वीडियो। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे आदिपुरुष को 2 बार थिएटर में और लाखों बार सीन बाय सीन फ्रेम बाय फ्रेम नेटफ्लिक्स में देखना पड़ा। सो इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली एक मूवी के बारे में बात करेंगे और मूवी के हिसाब से बात करेंगे। इसको किसी भी और चीज से एसोसिएट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंटेंशन है ही नहीं इस वीडियो का। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे चैनल का शायद सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। इनफैक्ट यशराज भाई ने भी इसके बारे में रिक्वेस्ट किया था, तो यशराज भाई ये वीडियो आपके लिए। और मैं अपने हर वीडियो में थोड़ा ज्ञान, थोड़ा नॉलेज के बारे में बात करता हूँ। आई ट्राई टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट एंड सम कुछ मटेरियल देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं प्योरली एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़ी खुशी भी बहुत जरूरी होती है। सो हियर कम्स ग्राफिक डिजाइनर ब्रेकिंग डाउन आदिपुरुष सीन बाय सीन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू किबाकी। तो मूवी एक नरेशन के साथ शुरू होती है और ये स्टाइल ना बहुत सारे मूवीज में फॉलो करते हैं कि एक नरेशन से आपको कहानी थोड़े आगे तक आपको समझा देगी एंड देन मूवी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। और यहाँ पे मैं जो बोलता था ना वो इल्यूजन ऑफ मोशन, जो मैंने एक वीडियो बनाया था, वही सेम टेक्निक यहाँ भी यूज हुआ है कि दीज आर बेसिकली स्टिल्स, लेकिन इनको ऐसे एनिमेट किया गया है एकदम हल्का हल्का कि इट लुक्स अलाइव एट द सेम टाइम। और जब मैं थिएटर में देख रहा था तो ये सीन में भी ना बहुत अंधेरा अंधेरा हो रहा था दोनों बार ही, तो मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे एक्चुअली टेक्सचरिंग है, डिटेल से वो मुझे दिखाई नहीं दिया था। बट इन OTT जब मैंने ये देखा तो एक्चुअली ये सीक्वेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसी सेगमेंट में ना अगर हम लोग इस शॉट को देखेंगे, देखिए मैंने शायद अपने पुराने किसी वीडियो में बोला था कि मुझे ड्रॉ करना आता है, मतलब मैं आर्ट कर सकता हूँ ऐसे पेन पेंसिल लेके, बट मैंने कभी वो सीखा नहीं है। मुझे स्टाइलाइज्ड आर्ट नहीं करना आता। मतलब अगर आप मेरे सामने एक ऑटो खड़ा करके आप बोलोगे कि इस ऑटो को ड्रॉ करो तो मैं करके दे दूंगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि दिमाग से ऐसा ऑटो होना चाहिए जो ऑटो ऐसे स्टाइलाइज थोड़ा फनी लगे या फिर ऑटो का एक कैरेक्टर बनाना चाहिए, तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं स्किल्ड आर्टिस्ट हूँ लेकिन क्रिएटिव आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ, वो मुझे पता है। और वो स्किल ना मुझे सीखना है क्योंकि यहाँ पे देखिए शी इज कृति सेनन, वी ऑल नो हाउ शी लुक्स लाइक, बट यहाँ पे ना इस पेंटिंग में शी लुक्स लाइक कृति सेनन ऑल्सो एंड शी लुक्स लिटिल डिफरेंट ऑल्सो, कि आपको लगता है कि यू आर वॉचिंग अ कैरेक्टर, मतलब आप एक उस ज़माने के कैरेक्टर को देख रहे हैं। ये जो है ना, ये आर्टिस्ट लोग करते हैं ये काम कि हल्का सा कुछ ट्रेट उधर उधर चेंज कर देंगे एंड दे विल मेक द एक्टर लुक लाइक द कैरेक्टर मोर एंड मोर। ये आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा होगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट बहुत सारी चीज़ों में ये होता है। जैसे कि ये अगर आप सीन को देखोगे, ये शॉट को अगर आप देखोगे तो ये शॉट में भी आप देखिए, वी ऑल नो कि प्रभास का कास्टिंग थोड़ा सा गलत हो गया, बहुत कुछ क्रिटिसिज्म एंड हेट मिला प्रभास को। बट इन दिस फ्रेम इफ़ यू स्क्विंट रियली हार्ड, अगर आप ऐसे करके देखोगे ना तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ फ्रेम ऑफ रामायण। और ये आर्टिस्ट लोग करते हैं, मतलब ऑब्वियसली इस यहाँ पे फोटोशॉप में फिल्टर डाल के या फिर कुछ डिजिटली ही किया गया होगा, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी ना किसी आर्टिस्ट का हाथ है जिन्होंने इसको ये लाइफ दिया है, जो रियली आई वॉन्ट टू लर्न, मतलब मुझे सीखना है ये चीज़। और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं इनको और ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि ऑडियो में ऑटो ट्यून होता है, राइट, म्यूजिक में ऑटो ट्यून, बेसुरे बंदे को भी या फिर थोड़ा सा अगर बेसुरा कोई गा रहा है, करो ना, अगर नज़ाकत से यूज़ किया जाए तो ऑटो ट्यून से वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, राइट। तो ये जो है ना, ये आर्टिस्ट लोग विजुअल ऑटो ट्यून देते हैं कि अगर कोई एक्टर किसी कैरेक्टर की तरह दिख भी नहीं रहा, बट स्टिल वो लोग कुछ ना कुछ मैनेज करके उसको वैसा बना देंगे, सो दैट यू कैन सी द एक्टर एंड द कैरेक्टर एट द सेम टाइम। और यही जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे कि एक मूवी आई थी द्रोणा, आप लोगों को पता होगा। उस मूवी के भी जितने सारे रोस्ट होंगे ना, आपने देखा होगा कि ऐसे लहंगा शेरवानी मांग टिका लगा के हीरो आ जाता है, राइट, विच इज एक्चुअली फनी। बट इसी कॉस्ट्यूम को जो उस मूवी में भी एक इनिशियल में एक आर्ट सीक्वेंस था, वहां पे देखिए, यहाँ पे दे मेड इट लुक लाइक बिलीवेबल, मतलब दे मेड इट लुक लाइक ए सुपर हीरो। तो यही होता है आर्ट का पावर। एंड ओवरऑल मुझे ये जो इनिशियल सीक्वेंस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली विद द सॉन्ग। और अगर मैं आप लोग को मेरा यूट्यूब म्यूजिक दिखाऊं ना, मैं अगर आप लोग को दिखाऊं अभी, तो आपको दिखेगा वो गाना जो है ना, वो मेरे रिसेंट्स में है। बहुत साल पहले जब कुन फाया कुन गाना आया था ना, तो वो मेरा ऐसा गाना था कि मैं सोने के लिए वो गाना सुन सकता हूँ। तो ये गाना भी वैसा ही है कि मैं सोने के लिए गाना सुन सकता हूँ, गाड़ी में हल्के से लगा दो, बहुत मजा आता है। बट सैडली ये सीक्वेंस खत्म होते ही हम लोग पहुंच जाते हैं द लैंड ऑफ बैड VFX। अभी सीक्वेंस में ऑफ कोर्स नथिंग इज रियल, बट लंकेश के ऊपर जो स्नो गिर रहा है दैट इज रियल, मतलब उन लोगों ने प्रैक्टिकली
कुछ तो गिराया सैफ अली खान के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि स्नो गिर रहा है, विच इज ओके। और इस पूरे सीक्वेंस में ना सिर्फ यही एक शॉट है जहां पे आपको ऐसे फीट इंटरेक्टिंग द ग्राउंड दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली नथिंग इज रियल, और उन्होंने पूरे सीक्वेंस को ऐसे फ्रेम किया है कि किसी के भी पैर नहीं दिखते, क्योंकि वो जो कॉन्टेक्ट है उसको कन्विंसिंगली दिखाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए इस सीक्वेंस में मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो ब्रह्मदेव है, तो ऑब्वियसली इनको ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है, ठीक है। और मैंने शायद आपको बोला था मुझे ग्रीन स्क्रीन ना उतना ज्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक स्टोरी भी डाला था जहाँ पे मैंने दिखाया था कि हम लोग एक एक्सटेंसिव ग्रीन स्क्रीन शूट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब ऐसे लो बजट शूट में काम करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम होता है। आप अगर देख सकते हो ना तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के जो बालों के आसपास है ना, इफ़ यू हैव दैट आई यू कैन सी कि ये ग्रीन स्क्रीन, ये क्रोमा किया गया है, एक अलग सा अजीब सा फील आता है, ठीक है। आपको देखिएगा जो हाई बजट मूवीज होती है ना उसमें ये लोग ये कुछ तो करके इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, दे यूज प्लगइन्स एंड ऑल एवरीथिंग, उसको ये लोग फिक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है फिक्स। मतलब इतने बड़े बजट के मूवी में भी वैसे ही काम हुआ है जैसे कि हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि OTT में तो ठीक कर देना चाहिए था। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन सीक्वेंस। पहले तो आता है जानकी का इंट्रोडक्शन, मतलब वो बस चल के आती है, देन शेष का इंट्रोडक्शन, एंड देन फाइनली राघव का इंट्रोडक्शन। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड शॉट्स ऑफ दिस होल मूवी फ्रॉम द टाइम ऑफ द टीजर इटसेल्फ। और मैंने शान भाई का वीडियो देखा था, उन्होंने अपने वीडियो में ऐसे मजाक में रोस्ट में उन्होंने बोला था कि प्रभास को ऐसे पूरा CGI से ठग दिया, बट मुझे ऐसा लगा था कि एनहांस किया होगा, ऐसा मुझे लगा था। बट जब मैं मूवी देख रहा था और अब OTT में भी प्रभास का चेहरा ना बहुत अजीब सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ डार्केंड हो गया है, मतलब जो तेज बोलते हैं ना एक्चुअली ब्राइट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोरा काला, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तेज इज समथिंग डिफरेंट, मतलब आप अगर बहुत दिन पानी बिना पिए रहोगे ना तो जैसा हो जाता है आपका चेहरा, यहाँ पे कुछ वैसा लग रहा है वो चेहरा देख के। और ये कब होता है पता है, ये मैं क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए जब फोटोज़ डाउनलोड करते हैं तो ऑब्वियसली शटर स्टॉक हो या फिर किसी भी स्टॉक इमेजेस में आपको फॉरेनर्स के फेसेस ज़्यादा मिलते हैं, तो हम लोग उनको डाउनलोड करके ना उनके फेसेस को फिर इंडियन बनाते हैं बर्न टूल यूज़ करके। जब हम लोग वो करते हैं ना तो उनके फेसेस ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभास का फेस ना बहुत, मतलब थ्रू आउट द मूवी ऐसा ही है। थिएटर में तो मुझे लगा था कि मेरे 3D ग्लासेस का इशू है एक्चुअली। एनीवे, राघव अभी कूद के बाहर आते हैं पानी से, एंड द स्कोर एंड द बैकग्राउंड स्कोर, पता है सच में बोल रहा हूँ, ये ऐसी एक मूवी है ना जिसको देखना मना है, बस सुनो आप, क्योंकि हर सीन में हर शॉट में साउंड का फोली बोल लीजिए, बैकग्राउंड स्कोर बोल लीजिए या फिर ट्यून बोल लीजिए, OST बोल लीजिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और ये ट्यून बहुत ज़्यादा राउजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट सैडली जो विजुअल्स है ना वो उस ट्यून को सप्लीमेंट नहीं करते। और यहाँ पे देखिए ये शॉट के बारे में मैंने अपने टीजर वाले वीडियो में भी बात किया था कि बेसिकली जो प्रभास है उसका हीरो शॉट है कि ही इज राइजिंग, मतलब उनको नीचे से ऊपर तक ऐसे ही इज राइजिंग। अभी ये शॉट क्यों चीप है पता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ना कैमरे को एकदम स्टिल रखना चाहिए था और किसी प्लेटफॉर्म में प्रभास को खड़ा करा के ना उसको मतलब प्रभास से काम करवाना चाहिए था। बट यहाँ पे देखिए देयर इज कैमरा मूव, मतलब प्रभास तो एक्टिंग कर ही रहा है, एट द सेम टाइम कैमरे को भी नीचे पुल किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप VFX के बारे में बात करते हो ना तो एडिंग कैमरा मूव विल इंक्रीज, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पे ये शॉट देखिए, ये शॉट टीजर में अलग था, ट्रेलर में अलग था और मूवी में अलग है। मतलब आप सोचिए उन लोगों ने कितनी मेहनत की इस शॉट में, लेकिन फिर भी इट लुक्स फेक। क्योंकि जब आप डिस्टेंस, माउंटेन एंड ऑल एवरीथिंग उन सब के बारे में बात करते हो ना तो एकदम छोटे से छोटा हल्के से हल्का कैमरा मूव भी अलग बिहेव करता है। और यहाँ पे देखिए प्रभास के साथ कैमरा मूव हो रहा है, नियर बाय ग्राउंड्स में कैमरा मूव दिख रहा है, लेकिन पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये बहुत ही अजीब लगता है। और इस पूरे सीक्वेंस के बारे में अभी मैं क्या ही बताऊं, कुछ चीजें होती है ना जिनको बिना रोस्ट के बोलना कितना मुश्किल होता है। जैसे कि आप देखिए एक थ्रो को दिखाने के लिए 5 कट्स। आई एम श्योर प्रभास इज फिट इनफ कि वो ये जो एक थ्रो है वो एक ही बार में करके दे देता। इसमें 5 कट लगाने की क्या जरूरत थी, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। कॉन्टेक्ट पॉइंट्स में ध्यान नहीं, एब्सोल्यूट वर्स्ट CGI, मतलब इस शॉट में शायद मूवी का सबसे गंदा CGI है। और उसके बाद इस शॉट को ट्रेलर में, मतलब टीजर में गंदा था, ट्रेलर में ठीक कर दिया था, फिर मूवी में फिर से गंदा कर दिया, पता नहीं क्यों। और इस सीन का जो एंड पार्ट है, मतलब जो क्लाइमैक्स
एक्स है उसके बारे में मेरी टीममेट ने मुझे बताया था कि शी फेल्ट इट वेरी ऑकवर्ड, मतलब उसको बड़ा अजीब लगा। तो मैंने ऑब्वियसली ओटीटी में एकदम पॉज करके देखा कि यहाँ पे देखिए प्रभास है ना, प्रभास को ऑब्वियसली रोटो किया गया है, लेकिन जो ऊपर का ऑब्जेक्ट है उसको रोटो करके पीछे किया ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये दिस इज अ ग्लिच, मतलब बहुत कम टाइम के लिए आता है, लेकिन दिस स्मॉल थिंग्स ना इट प्लेज विद योर माइंड। ये सेम चीज मैंने स्पाइडरमैन वाले मूवी में भी दिखाया था कि रोटो की जो गलती थी वो उधर भी हुआ था और सेम गलती इधर भी हुआ है। और फिर 16 मिनट के मार्क में आता है मूवी का टाइटल। अब टाइटल से पहले जो राघव की एंट्री थी, अपने हीरो की एंट्री थी, ये सीन ना कुछ मैटर नहीं करता, मतलब बहुत अजीब सा लगता है नैरेटिवली। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन आप एज एन ऑडियंस, मतलब कोई भी अगर एकदम वेरी लेमैन, मतलब सिर्फ आप एक मूवी देखने जा रहे हो तब भी आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस सीन का ना कोई पर्पस ही नहीं है। आप देखिए एक्चुअली क्या है पता है, ये जो पूरा फाइट सीक्वेंस था इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पे कोई डेंजर में है ही नहीं कि राघव नीड्स टू फाइट। आप सोचिए, क्योंकि वो लोग तो पानी के नीचे नहीं आ रहे थे ना। अगर राघव पानी के नीचे ध्यान कर रहा था और ये जो भूत है ये नीचे आके उसको डिस्टर्ब करते या फिर कुछ, तो देयर इज नथिंग एट स्टेक, क्योंकि जो शेष एंड जानकी है वो तो ऑलरेडी सेफ है। यहाँ पे वो पानी के नीचे है, पानी के नीचे नहीं आ रहा है, तो उसको ऊपर आके फाइट करने की जरूरत ही नहीं थी। एंड हु इज दिस कैरेक्टर, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, व्हाई दे विल फाइट, ही इज अलोन। उसको तो दोस्त चाहिए ना, अगर वो बाद में सुग्रीव से जाके दोस्ती कर सकता है तो इससे क्यों नहीं, ओनली बिकॉज ही वेयर्स ए स्कल हेलमेट। मतलब ये जो सीक्वेंस है ना ये बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है देन आंसर्स। अभी मैंने इतनी सारी मूवीज देखी हैं, आपने भी इतनी सारी मूवीज देखी है, मैं एक छोटा सा हल्का सा ट्वीक डालूंगा इसमें स्क्रिप्ट वाइज और इट विल मेक सेंस। और आप सोचोगे भाई कितना सही बोल रहे हो, और मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर हूं भी नहीं। आप इमेजिन कीजिए कि जानकी, शेष और राघव एक गांव में, मतलब एक जंगल के किसी छोटे से गांव में उन लोगों ने शरण ली है और वो लोग वहां पे रह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा दिखाया जाता है कि शेष और जानकी उस टाइम पे वो गांव में है, लेकिन राघव मे बी हंट करने या फिर कुछ तो करने के लिए वो ही इज नॉट देयर। और तभी दिखाया जाता है कि गांव वालों के साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो बेटर है, मतलब अच्छा हो रहा है। और तभी ना ये डीमंस का अटैक गांव में होता है और ये जो गांव वाले हैं वो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये डीमन आता है और लूट के चला जाता है। बेसिकली वो गब्बर सिंह वाला सिचुएशन, ठीक है। वो डीमन क्या है वो भी पता चल गया, क्यों आया उसका भी एक पता चल गया, एंड पीपल आर एट रिस्क। ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मण ने कुछ ऐसा किया कि ही कैन सेव ओनली फ्यू पीपल, नॉट एवरीवन, ठीक है। उन्होंने, लक्ष्मण ने कुछ हल्के से लोगों को बचा लिया। उससे क्या होगा कि लक्ष्मण का कैरेक्टर भी पता चल गया कि ओके ही कैन डू थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। और जब बाकी सारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम, ट्रबल आ रही थी, तब हमारे हीरो की एंट्री होती है राघव, एंड ही सेव्स एवरीवन फ्रॉम दीज डीमंस। इससे एवरी हर जो सिचुएशन है वो हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है नैरेटिवली, और आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, मैंने ये कोई ऐसे ओरिजिनल आइडिया नहीं सोच के रखा हुआ है। आपने अगर देखा होगा वैन हेल्सिंग एक मूवी आई थी, उसमें एग्जैक्टली यही सीक्वेंस है, थोड़ा अलग से दिखाया गया है। अगर आप लोग उस सीन को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हीरो के सामने चैलेंज आना चाहिए, तभी हीरो है। इसीलिए आप लोग सोच के देखिएगा, बैटमैन के ऊपर इतने सारे अच्छे गेम्स हैं, क्योंकि बैटमैन ह्यूमन है, उसको इजीली मार सकते हैं, लेकिन सुपरमैन के ऊपर एक भी अच्छा गेम नहीं है, क्योंकि सुपरमैन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि उसको आप क्या ही डिफिकल्टी दोगे, राइट। यहाँ पे ये सीक्वेंस अनसेटिस्फाइंग इसलिए है क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि ही विल विन। और इससे क्या फीलिंग आता है पता है, दिस इज नॉट आवर कैरेक्टर, दिस इज प्रभास डूइंग कूल स्टफ। जैसे कि मैं अपनी सारे मूवीज बनाता हूँ, ठीक है, मैं अपने मूवीज में क्या करता हूँ, आई जस्ट डू कूल स्टफ। मैं इधर से कॉपी करता हूँ, उधर से कॉपी करता हूँ, मुझे ये करना था, मुझे ये बनना था, मैं बनता हूँ, बस खत्म। तो यहाँ पे ना ये सीक्वेंस देख के ऐसा लगता है कि प्रभास इज डूइंग कूल थिंग्स ऑन स्क्रीन, बस दैट्स इट। और अगर आप लोग कमेंट में ये लिखने लग रहे हो कि भाई ऐसा रामायण में नहीं हुआ था, तो क्या बक रहा है, तुझे कुछ नहीं आता, तो आप लोग इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि ये रामायण नहीं है, ठीक है। राइटर्स ने खुद बोला है कि ये रामायण नहीं है, तो हम लोग भी इसको रामायण की तरह नहीं लेते हैं। दिस इज जस्ट अ स्टोरी दैट इज वेरी सिमिलर टू रामायण, ऐसा करके मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक ये इंडिया का 99% VFX मूवी ना एक्चुअली में ये है, दिस इज लीरा दी सोलमेट। और अगर कालजयी सर को अगर 600-700 करोड़ मिल जाते ना तो वो भी शायद ऐसी मूवी ही बना के निकालते। एनीवे, टाइटल कार्ड के बाद के सीक्वेंस में ना ऐसे लंकेश का कॉन्सर्ट दिखाया जाता है, और ये गाना जो है ये बेसिकली क्या है, हमें लंका दिखाया जाता है कि लंका कैसा है। और वहां पे भी देखिए ऐसे गायब होते हुए 3D, ठीक है, 3D के बीच में से कैमरा जाता है और अचानक से ऐसे 3D गायब। देखिए ये सारे ग्लिचेस मुझे लगता है कि OTT में फिक्स करना चाहिए था, एटलीस्ट एक फ्रेम पहले कट कर देते तो खत्म ना, उतना ही तो करना है बस। और इस मूवी में ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन 100% अच्छे से काम नहीं करता। बहुत सारी सिचुएशंस में ना आपको रोटोस्कोपी करना पड़ता है, तो इस मूवी में रोटोस्कोपी का भी बहुत सारा काम हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ना बहुत सारे सीन्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो
जो एजेस है ना वो नाचते रहते हैं, क्योंकि रोटोस्कोपी अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि बेचारे रोटोस्कोपी आर्टिस्ट एक पूरा मूवी अगर रोटोस्कोपी करना होगा, आप सोचिए कितना काम है। ये लंकेश के फेस में यहाँ भी हो रहा है, और जो इनिशियल सीन था ना वहाँ पे वरदान वाले सीन में, वहाँ पे भी देखिए ये ग्लिच, मतलब ये तो बहुत ज्यादा ग्लिच है। आई होप यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये होता है जब फ्रेम बाय फ्रेम कट करना होता है और आप एक रैबिट होल में चले जाते हो, आपको ना अच्छा बुरा दिखना बंद हो जाता है, तब ये गलती होती है। और इसी सीक्वेंस में शूर्पणखा की जो बैक स्टोरी है उसमें शायद मुझे लगता है कि इस मूवी का सबसे गंदा एक्टिंग और डायरेक्टिंग हुआ है, क्योंकि आप देखिए ये शॉट देखिए, शेष ने तीर चलाया, शूर्पणखा का नाक कट गया, एंड देन ये कट देखिए ना, देख के पता चलता है कि ये जो दो बंदे हैं ना ये बस फ्रेम के बाहर थे और डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और दोनों फ्रेम के अंदर आके ये इसे स्कूल प्ले लेवल का एक्टिंग है। मतलब दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा। फिर आता है 10 विराट कोहली वाला मोमेंट, और यहाँ पे देखिए ये जो सीन है दिस डिफाइज द मूवी बाई इटसेल्फ, मतलब अपने एक ही मूवी में ये डिफाई कर देता है लॉजिक को, क्योंकि जो शुरुआती सीन था जहाँ पे लंकेश का इंट्रोडक्शन हुआ था, वहाँ पे शैडो में वो हेड फॉर्मिंग दिखाते हैं, राइट, और वहाँ पे ना ये हेड्स ऐसे हॉरिजॉन्टली आए थे, लेकिन यहाँ पे हेड्स वर्टिकली आए, मतलब डबल स्टोरी में। तो ये क्यों ऐसे लंकेश के अपने हिसाब से फॉर्म कर सकता है क्या हेड्स को, जिस फॉर्मेशन में भी चाहिए, मतलब इट्स फनी, राइट, इट लुक्स फनी। और आई थिंक मैंने किसी वीडियो में देखा था कि ये क्यों है पता है, दिस इज लंकेश का सेल्फी मोड, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली सारे चेहरे रहेंगे ना तो सेल्फी लेने में प्रॉब्लम होगी, राइट। उसके बाद एक बोरिंग सा सीन आता है, आई थिंक सोनू निगम की आवाज ही सबसे अच्छी चीज है इस सीन के बारे में, क्योंकि मैं बोर हुआ, मतलब मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये पूरे सीक्वेंस में। ये मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ ये मूवी के साथ रिलेट नहीं करता है, बट ये जो पूरा सीक्वेंस है ना दिस इज प्रॉपरली लाइक इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो आपको हेवनली दिखाया जा रहा है ना, अगर आप उस सिचुएशन में रियलिटी में रहोगे ना तो आपको ना बहुत डर लगेगा, क्योंकि मेरे जो बड़े मामा हैं उनको फिशिंग का बहुत बड़ा शौक है, मतलब वो ऐसे जब मानसून होता है तो वो नदी में जाके प्रॉपरली फिश करते हैं। तो मुझे याद है कि मैं बचपन में ना उनके कंधे में चढ़ के मैं भी जाता था ऐसे फिशिंग करने के लिए नेट वेट लेके। तो ये जो बांस का बनता है ना, इसको हम लोग आसाम में भेल बोलते हैं, ये बांस का बनता है या फिर केले के जो केले का पेड़ होता है उसका बनता है, और दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। इसको अगर आप पानी में डाल के जाओगे ना, इतना अनस्टेबल है ना, आपको बहुत डर लगेगा। सबसे पहली बात वो। दूसरी बात, ये जो बर्ड्स, इतने सारे बर्ड्स, बड़े बड़े बर्ड्स आपके आसपास हैं, इट विल बी ए स्कैरी मोमेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ, इट वोंट बी हेवनली। बट आई एम सॉरी, ये मूवी से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इसी गाने के एंड में आता है द फेमस लोटस सीन। इस लोटस को CGI करने का रीजन ना तो मुझे समझ में आया और ना ही शायद कभी समझ में आएगा। इसके बाद जो पूरा डियर चेज वाला सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में ना एक्चुअली दिस सीक्वेंस लुक्स गुड ऑन OTT, क्योंकि आप अगर शॉर्ट फ्रेमिंग देखोगे, कंपोजिशन देखोगे, CGI देखोगे, एनिमेशन इज नॉट द बेस्ट, बट ओवरऑल ना ये सीन दिखने में काफी अच्छा मुझे लगा OTT में। बट इन थिएटर जो 3D एक्सपीरियंस था वो बहुत गंदा था इस सीन का, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स है ना इस सीन में, जंगल दिखा रहे हैं, तो डेप्थ मैप क्रिएट करना उतना इजी नहीं होता है, तो 3D एक्सपीरियंस में थोड़ा मार खा गया। लेकिन ओवरऑल मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा, मुझे तो वैसा कुछ ग्लिच दिखा नहीं। उसके बाद लंकेश और जानकी का जो सीन आता है, मतलब जो किडनैपिंग सीन है, ये सीन आता है, एंड मुझे लगता है कि मूवी का ये सीन, ये सीक्वेंस सबसे अच्छा एक्टिंग और सबसे अच्छा डायरेक्टिंग वाला सीक्वेंस यही है। जो सीन कन्वे करना चाहती है, जो आपको फील करवाना चाहती है सीन, एंड इट कैप्चर्स योर अटेंशन। मतलब एक्चुअली में ये सीन काफी अच्छा है। और मैं ये क्यों दावे के साथ कह सकता हूँ पता है, क्योंकि जब एक कहानी अच्छी चलती रहती है ना, तो आप गंदे CGI ये सब कुछ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सीक्वेंस इतना ग्रिपिंग है, इतना अच्छा है ना एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग वाइज, कि शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पे जानकी का जो ये ओढ़नी है ये CGI है पूरे शॉट में। जब भी उसने ओढ़नी लिया हुआ है ना ये पूरे सीक्वेंस में, दैट ओढ़नी इज प्योरली CGI। अब मुझसे मत पूछिएगा क्यों, बट जो है वो है। फिर होती है जानकी का किडनैपिंग, और इधर भी ऑफ कोर्स CGI कैरेक्टर्स हैं तो ग्लिचेस भी होंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये एक हल्का सा ग्लिच है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप अलग अलग चीज़ों को अलग से रेंडर करके लाके फिर बाद में कंपोज करते हो, राइट। और जब रेंडरिंग करते हैं ना तो आप CGI में कोई एनिमेट करके उसको लाइटिंग वाइटिंग डाल के सब कुछ करके आप उसको PNG सीक्वेंस एक्सपोर्ट करते हो। और जब मैं PNG सीक्वेंस बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि सिर्फ PNG होता है, टारगा होता है, अलग अलग फॉर्मेट होता है। बेसिकली क्या होता है कि हर फ्रेम को ट्रांसपेरेंटली एक एक करके रेंडर किया जाता है और उसको फिर जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें लाके एक मूवी की तरह बिठाया जा सकता है। दिस इज द टेक्निक। अभी ये करने का ना एक ट्रिक क्या है पता है, आपको पता होना चाहिए कि जो आप रेंडर कर रहे हो, जिसका आप PNG सीक्वेंस एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो कैसे बैकग्राउंड में आएगा। क्योंकि अगर वो डार्क बैकग्राउंड में आएगा और आपने रेंडर करते वक्त उसको ब्राइट बैकग्राउंड में रखा, देन ये ऐसा हल्का सा एक स्ट्रोक आ जाता है।
एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आपको ब्राइट बैकग्राउंड में डालना है लेकिन आपने डार्क बैकग्राउंड से उसको रेंडर किया तब भी वो हल्का सा स्ट्रोक रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ना इस चमगादड़ में वो स्ट्रोक रह गया। एंड ऑब्वियसली चमगादड़ उड़ के आते वक्त ना एक हल्का सा ग्लिच भी आता है कि वो थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाता है, तो ये भी ग्लिच ही है। एंड फिर से प्रभास का चेहरा, मतलब लिटरली बैंगलोर से मैं जब गोवा गाड़ी चला के जाता हूँ ना तो 10 घंटे के ड्राइव के बाद ना मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। प्रभास का चेहरा पता नहीं क्यों मूवी में ऐसा है, पूरे मूवी में आई हैव नो आइडिया। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जटायु की एंट्री जब होती है तो जटायु का मॉडलिंग हो, आप CGI हो, एनिमेशन हो, फेदर सिमुलेशन और एवरीथिंग बहुत सही किया है। बट जटायु जब ऊपर से गिरते हैं नीचे ना, तो ये देखिए फिर से वही वाला ग्लिच जो मैंने आपको बोला था ना, PNG सीक्वेंस वाला, वहां पे अलग बैकग्राउंड में अलग किया था, यहाँ पे भी अलग बैकग्राउंड में अलग किया है रेंडर, इसीलिए ये हल्का सा ग्लिच रह जाता है, मतलब स्ट्रोक टाइप का। लेकिन उसके बाद जो एक शॉट आता है ना, हे भगवान, मतलब ये इतना गंदा कॉन्टेक्ट एनिमेशन है, मतलब आप सोचिए कॉन्टेक्ट कंपोजिशन इतना गंदा हुआ है, मैं क्या बोला, आप लोग देख के लग रहा होगा कि कार्टून दिख रहे हैं। मतलब शक्तिमान ने 30 साल पहले शायद इससे अच्छा कर दिया था। उसके बाद वानर सेना वाले सीन्स आते हैं एंड जैसे कि मैंने जटायु के बारे में बोला, यहाँ पे भी ना जो इनिशियल सीन्स है, मतलब वानर सेना के जो इनिशियल सीक्वेंसेस हैं, ट्रेलर में भी ये शॉट यूज हुआ था, ये एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। मतलब अच्छा एनिमेशन, अच्छा लाइटिंग, उनको पता है कि यही सेल करेगा, तो यहाँ पे उन लोगों ने फोकस किया, विच लुक्स गुड। मैं बोलूंगा कि अच्छा है, कुछ ग्लिच नहीं है। आई थिंक इतना अगर पूरा मूवी में रहता ना तो आई विल बी हैप्पी टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन यहाँ पे एक जो मतलब कंफ्यूजिंग एलिमेंट मैं आपको बोलूंगा, जैसे कि वानर सेना अलग अलग बंदर हैं, ऑब्वियसली समझ में आता है, बट देन अचानक से जब बजरंग को दिखाते हैं देन ही इज लाइक मोर लाइक ह्यूमन। यहाँ पे थोड़ा एक इनकंसिस्टेंसी आ जाता है, क्योंकि अगर बजरंग को अगर ऐसे आप लोग दिखा रहे हो तो मुझे लगता है कि सुग्रीव को भी आप लोगों को वैसे ही दिखाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम ए फुल एनिमल। क्योंकि जो गौरव वालिया है, जो धर्मक्षेत्र में दुर्योधन बने थे, उनको सुग्रीव बनाया गया है, उन्होंने वॉइस दिया है, तो ही इज बिल्ड, मतलब वो कर लेते। उनको भी अगर बजरंग की तरह थोड़ा मेकअप वेकअप करके डाल देते तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। इफ बजरंग कैन बी लाइक दिस तो सुग्रीव कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, तो CGI का खर्चा कितना कम हो जाता है आप सोचिए। और यही जो कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब बजरंग पहली बार राघव और शेष से मिलते हैं, सो दिस इज सपोज टू बी ए डिस्गाइज, मतलब बजरंग को देख के ऐसा लगना चाहिए कि ही इज ए ऋषि मुनि जो जंगल में है। बट एक्चुअली में ना, जब मैंने थिएटर में मूवी देखी दोनों बार, तो मुझे डिफरेंस कुछ दिखा ही नहीं। मुझे लगा कि वो जैसे है वैसे ही आके इधर बैठ गया। लिटरली मुझे कुछ डिफरेंस दिखा नहीं था। OTT में जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि ओके, जो बॉडी है मसल से वो कम है इस वेरिएशन में। देन बाद में वो अपने पूरे फुल फॉर्म में आता है। और यहाँ पे भी देखिए, इस मूवी में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जब कोई कैरेक्टर अपने आप को ग्रो या श्रिंक करता है तो ही डज लाइक दिस, मतलब वो एक एक पार्ट करके बड़ा या छोटा होता है। और दिस इज बाय चॉइस, क्योंकि ये बजरंग ने अपना खुद का डिस्गाइज किया है, राइट, एंड ही इज बिकमिंग बजरंग बाय हिमसेल्फ। यहाँ पे कोई दूसरा उसको फोर्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्टिंग इन्होंने किया है ना, ऐसा लगता है कि किसी और ने कुछ कर दिया। मतलब आपको समझ में आता है सीन में हुआ क्या एक्चुअली। बट आई फील सैफ अली खान ने किडनैपिंग वाले सीन में ज्यादा अच्छा एक्टिंग किया था, क्योंकि सैफ अली खान को देख के ऐसा लगता है कि वो बाई चॉइस मतलब अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बस ऐसे हल्का सा मुझे ऐसा लगा। एंड देवदत्त नागे, आई रियली फील बैड फॉर दिस गाय, क्योंकि ही इज एक्चुअली ए वेल बिल्ड गाय। अगर आप उनका इंस्टाग्राम, अगर उनका फोटोज देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ही इज एक्चुअली ए वेरी वेल बिल्ड गाय। उनके अपर बॉडी को उनके नेचुरल बिल्ड से भी ज्यादा मतलब बल्की कर दिया गया है। और इसीलिए क्या होता है पता है, आप लेग्स को देखिए, हिज काफ्स आर लाइक नन। और ये प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। ये शायद उनके नेचुरल बॉडी में ना ये काफ्स अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही कर दिया गया है एंड ही लुक्स लाइक जॉनी ब्रेवो। बट एक चीज जो इस सीक्वेंस की सबसे अच्छी है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है दीज आर रियल। मतलब ये जो फ्लोर है, ये जो ग्रास है एंड ऑल है, इसको रियलिटी में बनाया गया और कैरेक्टर एक्चुअली में कहीं पे खड़े हैं। इसके बाद राघव मीट्स वानर राज सुग्रीव, ये वाला सीक्वेंस आता है। जैसे जानकी और लंकेश का सीक्वेंस था, जैसे कि मैंने बोला था, वेल एक्टेड एंड वेल एनिमेटेड। तो मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस भी काफी अच्छे से एक्टिंग किया गया है और अच्छा फील देता है। मतलब ये ऐसे ऊपर ऊपर वाला फील नहीं आता है। और इनफैक्ट यहाँ पे जब सुग्रीव राघव को वो एक चीज मोती जो देते हैं ना, एक CGI कैरेक्टर से चीज ट्रांसफर हो रही है एक रियल ह्यूमन में, एंड दिस इज डन वेरी नीटली, बहुत अच्छे से हुआ है। तो ओवरऑल मुझे इस सीन में भी वैसा कुछ ग्लिच दिखा नहीं, बट एक
बता देता हूँ क्योंकि आप लोग यही सुनने के लिए तो वीडियो देख रहे हैं ना, कि इस पूरे सीन में दिस इज़ वेरी VFX हेवी, राइट, CGI एंड VFX हेवी, बहुत सारे CGI कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे CGI कैरेक्टर्स हैं। दिस इज़ डन वेरी स्मार्टली क्योंकि इस पूरे सीक्वेंस में ना सिर्फ 4 ही 3D मॉडल्स हैं। एंड आई थिंक पूरे मूवी में जो पूरी वानर सेना है वो सिर्फ 4 मॉडल से ही बनी है। जैसे कि ऑब्वियसली सुग्रीव का मॉडल जो है वो एक, देन एक वो छोटा जो वाइट कलर का बंदर है वो एक, पीछे जो गोरिल्ला है वो एक, और जामवन जो अपना भालू है वो एक, विच वर्क्स क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ बोलना है कि आप देखिए ना, यहाँ पे 2 गोरिल्ला को एक साथ खड़ा कराया गया एंड दिस इज बेसिकली द सेम मॉडल विथ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट एनिमेशन। बेसिक हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि टेक्सचरिंग के टाइम पे थोड़ा सा वेरिएशन दे देते हैं ताकि ऐसा लगे कि अरे यार ये कुछ अलग मॉडल है, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम मॉडल। जैसे कि ये सुग्रीव के पीछे एग्जैक्टली सुग्रीव ही खड़े हैं, तो ये थोड़ा सा बिजार लगता है। अभी देखिए ये ना नैरेटिवली शायद मैं आपको नहीं बोलता, किसी को नहीं बोलता तो किसी को पता नहीं चलता, फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी को कुछ हैम्पर नहीं करता है। लेकिन आजकल क्या है कि मूवीज का रीवॉचेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया है एंड दिस टाइप ऑफ डिटेल्स ना किसी भी मूवी का रीवॉचेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देता है, इज व्हाट आई फील। और मैंने कहा इस सीन में ग्लिच नहीं है और आप लोगों ने मान लिया, राइट। अरे भाई हम लोग आदि पुरुष देख रहे हैं तो कैसे ग्लिच नहीं होगा। इस सीन में भी एक छोटा सा ग्लिच है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर है ये वियर्डली बिहेव करता है अचानक से, मतलब सीन कट कर देते हैं लेकिन फॉर 2-3 फ्रेम बहुत वियर्डली बिहेव करता है। जो लोग 3D में इंटरेस्टेड है मैं उनको बता देता हूँ कि व्हेन यू मॉडल ना, आप जब मॉडल बनाते हो, उसको रिगिंग करते हो, एनिमेशन करते हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, एनिमेट करते वक्त अचानक से वो एनिमेशन कुछ अलग ही बिहेव करने लग जाता है। इसको फैंटम एनिमेशन बोलते हैं, फिर उसको मैन्युअली जाके ठीक करना होता है। तो यहाँ पे भी वो फैंटम एनिमेशन हो गया था, लेकिन उन्होंने जगह पे कट नहीं किया, 2 फ्रेम पहले कट कर दे तो वो हमको दिखता नहीं, बट वो है। इसके बाद फिर से एक गाना आता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है ना, ये शेड्यूल के या तो एकदम शुरुआत में या तो शेड्यूल मतलब शूटिंग शेड्यूल के एकदम एंड में शूट हुआ है, क्योंकि मतलब आई एम सॉरी लेकिन प्रभास इज लुकिंग रियली बैड, मतलब उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है इस पूरे गाने में। जस्ट लुक एट दिस फ्रेम, मतलब दिस इज। और देखिए मैंने रिसर्च किया था, ठीक है, मैंने रिसर्च किया था कि क्या हो सकता है, तो आई थिंक ही वॉज गोइंग थ्रू ए नी इंजरी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस मूवी, कुछ तो हो गया था उनको, और ही वॉज इन मेडिकेशन। और जब आप मेडिकेशन में रहते हो तो ऑब्वियसली योर बॉडी बिहेव्स लिटिल डिफरेंटली, सो ही इज नॉट लुकिंग गुड इन दिस सॉन्ग स्पेशली, इन दिस सीक्वेंस स्पेशली। एंड आई फील बैड फॉर प्रभास ऑल्सो। आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, मतलब उनको शायद नहीं करना था एक्टिंग, पता नहीं, बट ही हैव टू गो थ्रू दिस, मतलब उनको ये क्रिटिसिज्म अभी पूरा जिंदगी भर उनको मिलते रहेगा। सो आई फील बैड फॉर हिम एज वेल। और फिर जब सुग्रीव आके राघव से बात करते हैं इस गाने के बाद, तो आई थिंक ये जो सीक्वेंस है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीक्वेंस, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एनिमेशन बहुत अच्छा हुआ है। फॉर ए मोमेंट ना यू फॉरगेट कि सुग्रीव इज अ CGI कैरेक्टर इन हियर, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, ये अच्छा एनिमेशन करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद जो सीक्वेंस आता है उसमें तो मतलब लंका लगा दिया एनिमेशन की। बेसिकली इसके बाद वाले सीक्वेंस में सुग्रीव और बाली का जो फाइट है वो वाला सीक्वेंस है। अब मैंने अपने राइज ऑफ हनुमान वाले वीडियो में एक चीज़ बोला था कि अंडरस्टैंडिंग द जियोग्राफी ऑफ ए सीन, राइट, कि जब आप एक सीन डायरेक्ट करते हो, अगर आप एक बहुत वाइड जियोग्राफी दिखा रहे हो तो आपको ऐसे कुछ सीन्स ऐसे एडिटिंग करना चाहिए कि ताकि ऑडियंस को पता चले कि जियोग्राफी में कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अभी ऐसे सुग्रीव इज कॉलिंग आउट टू बाली, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये मैप में वेयर इज सुग्रीव, वेयर इज बाली, ये आपको नहीं पता चलता है, थ्रू आउट द फाइट आपको नहीं पता चलता है। तो इट जस्ट क्रिएट्स ए कंफ्यूजन इन योर हेड कि अरे भाई हो रही हैं चीज़ें लेकिन कहाँ हो रही है, मतलब राघव कहाँ से तीर चलाएंगे, बाली कहाँ से कूद के आया, कुछ भी नहीं पता चलता है। एनिमेशन और VFX में भी काफ़ी सारी गलतियाँ तो हैं ही, मतलब एक फ्रेम में बाली का जो पूरा फर सिमुलेशन है वही गायब हो जाता है। एंड जब बाली आके अपनी सुपर हीरो लैंडिंग करता है ना, तो यहाँ पे कैमरा शेक मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा मुझे लगता है, नॉट ए ग्लिच, कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमेशन हो गया, ऐसे बहुत बार ऐसे हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले सीन में जब टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन आता है, ये भी एक शेक है और ये भी एक शेक है, डेडपूल में भी एक शेक था। सो शेक के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो ये जो मूवी में शेक दिया गया है ये बहुत ज़्यादा कार्टूनी लगता है मेरे ओपिनियन में। मैं होता तो थोड़ा हल्का, मतलब वो जो अर्दिली शेक है ऐसा वाला, मैं वैसा वाला डालता कुछ। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो मतलब बचपन में स्कूल में हमारे मैथ्स टीचर ने हमसे एक जोक, मतलब एक चुटकुला हम लोग को सुनाया था। ये वो था कि
रावण के बारे में एक बुरी चीज और एक अच्छी चीज बोलो, मतलब रावण की जिंदगी में एक बुरी चीज और अच्छी चीज। तो बेसिकली जो बुरी चीज थी रावण के साथ कि रावण कभी बनियान नहीं पहन सकता क्योंकि उसके 10 सर थे, राइट। और जो अच्छी चीज थी वो ये थी कि रावण अकेले कोरस गा सकता है। तो ये चुटकुला सुन के हम लोग को बहुत हंसी आती थी बचपन में। और यहाँ पे भी वो है कि इस सीक्वेंस में रावण अकेले ही ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। मतलब दिस इज सो कूल, राइट। आप अकेले ही अपने आप से बात कर सकते हो। बट जितना मुझे पता है रावण के 10 सर का जो एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग था वो ये था कि वो इतने विद्वान थे, इतना ज्ञान था उनके पास, 10 सर के बराबर उनके पास ज्ञान था। मुझे लगता है कि वो एक्सप्लेनेशन था, आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने कहीं तो पढ़ा या सुना था ये वाला चीज। और यहाँ पे इस सीक्वेंस में भी ना मुझे एडिटिंग बहुत अच्छा लगता है कि विभीषण भी डायरेक्टली बोल देता है कि आपको जानकी को छोड़ देना चाहिए। भैया जानकी को छोड़ दीजिए। और अपने ग्रुप डिस्कशन के बाद रावण भी आके डायरेक्टली बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा टच लगा। और रावण जब नहीं छोड़ूंगा बोलता है तो रावण का जो वो उड़ने वाला चमगादड़ है वो एग्जैक्टली पीछे से चला जाता है। और यही सेम टेक्निक ना आपको फ्लैश वाले ट्रेलर में भी दिखेगा, जो फ्लैश वाले मूवी में भी था कि डायलॉग के बीच में से पीछे से कुछ उड़ के जाता है। तो दिस लुक्स कूल एंड दिस फील्स कूल, ऐसा मुझे लगता है। You want to get nuts? Let's get nuts. फिर अगर आप बुक्स पढ़ते हो या फिर कोई भी कहानी जब आपको होती है, किसी मूवी का एक फेवरेट पार्ट रहता है, राइट। और मुझे रामायण का जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो ये पार्ट है जब जामवन आके हनुमान को याद दिलाता है कि उनके पोटेंशियल के बारे में बोलता है। जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अभी ये ना हमारे जैसे लीडर्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही किसी वीकेंड में कोई काम आता है ना तो हम लोग भी अपने टीममेट्स को कॉल करके एग्जैक्टली यही बोलते हैं कि भाई काम कर दो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। बट मुझे पता है कि आप लोग ग्लिचेस देखने के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो ग्लिचेस में देखिए ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट में ग्लिच है, कॉन्टेक्स्ट में पूरे मूवी में ग्लिच है, आप देख सकते हो। स्पेशली जब बजरंग ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब ही इज ग्रोइंग इन हिज साइज, तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ मेजर ग्लिच। और ये कैसे छूट गया मुझे नहीं पता चला। अभी तक तो मैं ऐसे हल्के हल्के 1 फ्रेम 2 फ्रेम ग्लिचेस के बारे में बात कर रहा था। ये ग्लिच एक्चुअली ऑन योर फेस, मतलब पूरा फ्रेम के बीच में है। ये पता नहीं कैसे पास हो गया और OTT में भी कैसे ठीक नहीं किया, आई हैव नो क्लू। और ये क्यों होता है पता है, जैसे कि देखिए अभी क्या है, जो डायरेक्टर का विजन था कि बेसिकली व्हेन ही इज ग्रोइंग, मतलब जो उनका जो मायावी कुछ हो रहा है, तो ये जो ग्लिटर आ रहा है, ये जो ग्लिटर एनिमेशन है, पार्टिकल है, ही वांटेड दिस इनसाइड हिज जो स्ट्रिप है, जो लेदर का वो उन्होंने पहना हुआ है, उसके अंदर उनको चाहिए था। तो ये जो लेदर है दिस इज पार्ट ऑफ हिज कॉस्ट्यूम, राइट। तो जो VFX आर्टिस्ट है उनको क्या करना पड़ा, वो लेदर को काट के रोटोस्कोपी करके निकाल के एक अलग से लेयर में लेना पड़ा, सो दैट उस लेयर के नीचे वो उस पार्टिकल एनिमेशन को डाल सके। और फिर ये जो पूंछ है उसको अलग से डाला गया है। लेकिन कंपोज करते वक्त क्या हुआ पता है, जो पूंछ का लेयर था वो उस लेदर के जैकेट के लेयर के नीचे आ गया, तब ये ग्लिच हुआ। ठीक है, ये बहुत ही हो ही सकता है, ये ग्लिच हो ही सकता है। क्रॉस चेक करो भाई, क्रॉस चेक तो करना चाहिए, राइट। फिर बजरंग की उड़ान, ये शॉट टीजर में भी था, ट्रेलर में भी था, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ दिस मूवी यही वाला शॉट है। ऑब्वियसली इसके बाद वो पूरा बुआ का बगीचा एंड ऑल एवरीथिंग, यू नो द ड्रिल, क्या होता है, बजरंग को पकड़ के फिर लंकेश के सामने लिया जाता है। तो उसमें भी बहुत हेट मैंने देखा ऑनलाइन की, ऐसा नहीं होता है कि भरी सभा में लेके जाते हैं, विच इज़ ओके, आई फील विच इज़ ओके, क्योंकि मे बी लंकेश बिजी था उस टाइम पे, इमीडिएटली लेके जाना था, वो सभा में नहीं था, ऐसा हो सकता। मतलब मुझे इसमें इस नरेशन में मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि लंकेश अपना कुछ काम कर रहा है और यहाँ पे आके, क्योंकि ये स्टोरी को हैम्पर नहीं करता, जो होना था वो होगा, उसके दुम में आग लगेगी। बट जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि बजरंग का जो ऑरा है, मतलब वो जो तेज है, पावर है, वो दिखाने के लिए वो सीक्वेंस ऐड करना चाहिए था कि वो लंकेश के आंखों में देख के बात करेगा, इसीलिए अपने दुम से ही चेयर बनाता है, मतलब उसके दुम को ही वो करके फिर उसके ऊपर बैठ के बोलता है कि मैं नीचे से ऊपर देख के बात नहीं करूंगा, तुम्हारे आंखों में देख के बात करूंगा। तो वो सीक्वेंस मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए था, क्योंकि दुम में आग इसीलिए लगाती है क्योंकि हनुमान जी अपने पूंछ से बहुत सारे करतब करते हैं सभा में आके, तभी रावण सोचता है कि नहीं इस दुम को ही आग लगा देते हैं। यहाँ पे वो नहीं होता, यहाँ पे बस वो बिकॉज ही इज बैड गाय, वो बस सोचता है कि सोच रहा हूं बिना पूछ का बंदर कैसा लगेगा। फिर आता है वंस अगेन अ ग्लिच। इसके बारे में तो मेरे कमेंट्स में मुझे ना मूवी में नहीं दिखा था एक्चुअली, जब मैं थिएटर में देख रहा था तो मुझे नहीं दिखा था, मुझे कमेंट में पता चला। लेकिन आई वाज होपिंग कि ये तो ग्लिच ठीक कर देंगे ये लोग OTT में, ये ग्लिच भी ठीक नहीं किया। आप देखिए जब पूंछ में आग लगती है तो आग इस नीचे, पूंछ इस ऊपर, और काफ़ी सारे फ्रेम्स के लिए रहता है, तो
ये भी पता नहीं क्यों ठीक क्यों नहीं किया, मुझे वो नहीं समझ में आया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने OTT में फिक्स नहीं किए ग्लिचेस, क्योंकि इसके बाद जो सीक्वेंस आता है यहाँ पे आई क्लियरली रिमेंबर, मतलब मैंने थिएटर में देखा था और मुझे अच्छे से याद है कि जामवन जब चल के राघव के पास आता है बीच में, तो ये जो जामवन और बीच का जो कांटेक्ट है ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन OTT में उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है ये जो कांटेक्ट है। तो बाकी सारे ग्लिचेस को पता नहीं क्यों फिक्स नहीं किया, आई हैव नो क्लू। एंड ये जो पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, ये थिएटर में भी जब मैं ग्लासेस लगा के देख रहा था तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, कि डेप्थ ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब आप बीच में रहते हो ना, जितना भी ओवरकास्ट क्यों ना हो दिन, बट बीच इज ऑलवेज ब्राइट। यहाँ पे अजीब सा हो रहा है, मतलब कि हाउ टू डू फ्लैट लाइटिंग, उसका मास्टर क्लास है ये पूरा सीक्वेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लाइटिंग। और जितना मुझे याद है ना कि ओवरकास्ट, मतलब जो सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे याद आता है वो है वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का जो इनिशियल पार्ट है ना, ये सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छे से कलर ग्रेड इतना अच्छे से किया कि आपको पता चलता है कि ओवरकास्ट भी है, धूप भी है, और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत ब्राइट भी नहीं है, बहुत डीप भी नहीं है। एक अलग सा फील आता है। मुझे लगता है कि ये फील इस सीक्वेंस में, मतलब ये एरिया में इस सीक्वेंस में चाहिए था। इस सीन के बाद ऑब्वियसली समुद्र देव वाला सीन आता है, विच लुक्स गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सीन, की पानी का जो एनिमेशन सिमुलेशन ये सब कुछ क्या अच्छा किया। बट यहाँ पे भी जब राघव अपना स्पीच डालते हैं ना, कि जब वो इंस्पायर करते हैं अपने आर्मी को, दिस इज सपोज टू बी अ मनी शॉट, लेकिन यहाँ पे भी रोटोस्कोपिक ग्लिच है। बट थैंक्स टू शरद किलकर्स वॉइस, क्योंकि उनका वॉइस ही पूरा सीन को लेके चला जाता है, तो आपको शायद दिखेगा भी नहीं, बट जो है वो है। अधर्म का विध्वंस करने। और इसी सीक्वेंस के बाद आता है इंटरवल, और इंटरवल के साथ ही मैं भी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है ये वीडियो, और इससे ज़्यादा लंबा करूँगा तो शायद रिटेंशन मुझे उतना अच्छा ना मिले। तो अगर आपने ये वीडियो अपलोड होने के दिन देख लिया है तो 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, पार्ट 2 भी आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो नीचे लिंक है पार्ट 2 का, आप लोग जाके उसको भी देख सकते हो। वहाँ पे मैंने मूवी के इंटरवल के बाद एकदम क्लाइमैक्स तक की बात करी है। सो आई होप आपको ये सीन बाय सीन ब्रेकडाउन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस। दिस इज शमीम, you're watching Kiba Kibi, and thank you so much for sticking around till the end. We'll see you in the next video.